प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा अल्फा ऑनलाइन सक्सेस क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी जो कड़ी चल रही है संस्कृत व्याकरण की, उसके अंतर्गत हमने जो चैप्टर पढ़े हैं वर्ण विचार, संधि, प्रत्यय, अव्यय, उपसर्ग, कारक, वाच्य परिवर्तन, धातु रूप अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अपन जो अगला चैप्टर जो अपना चल रहा है वो पढ़ेंगे समास प्रकरण। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है समास प्रकरण। सर्वप्रथम समास शब्द का निर्माण किससे मिलकर के होता है? सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय से मिलकर के समास शब्द का निर्माण होता है। देखिए, हमने समास शब्द घय प्रत्यय के अंतर्गत भी पढ़ा था कि घय प्रत्यय में आपको पता ही है कि अलंत्यम से घय की लसक व तद्धित से शेष बचता है ए। फिर जहाँ पर भी है कि अण की संज्ञा होती है, लोप होता है मित्रों, वहाँ आपको पता है कि उपधा में आने वाले ए को आ में परिवर्तित किया जाता है। तो ये किया हमने आ में, सम आस ए। अब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? समास। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से, क्योंकि रिट के पाठ्यक्रम में लिंग का चैप्टर भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि समास शब्द में कौन सा लिंग है, तो ध्यान देना, समास शब्द में पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। क्यों है? क्योंकि घय प्रत्यय जब मैंने आपको पढ़ाया तो बताया था कि घय प्रत्यय से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तो अपनी बात हुई व्युत्पत्ति की, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समास शब्द का निर्माण किससे होता है, तो सम उपसर्ग पूर्वकात् अस धातु घय प्रत्यांतः समास शब्द निष्पन्न है जाता है। तो देखिए, अब उसके बाद में हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा की बात करें तो समसनम समासः, समसनम समासः अनेक पदानाम एक पदी भवनम मेलनम समासः कथ्यते। यानी दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक पदों का सार्थक मेल, दो या दो से अधिक पदों का सार्थक मेल समास कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक पदों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यहाँ एक मैं और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि में भी दो का मेल होता है और यहाँ भी दो का मेल होता है। तो अंतर जो पैदा होगा वो अंतर यहीं से पैदा होगा कि संधि में मेल जो होता है वो वर्णों का होता है, और समास में जो मेल होता है वो किसका होता है? पदों का होता है। पद दो होते हैं। एक पद तो कहलाता है पूर्व पद और एक पद कहलाता है उत्तर पद। एक पद तो कहलाएगा पूर्व पद, एक पद कहलाएगा उत्तर पद। तो यहां से ध्यान देना कि समास में कितनी स्थितियां बनेंगी? एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि जहां पूर्व पद की प्रधानता हो, एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि जहां उत्तर पद की क्या हो? प्रधानता हो, और एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि जहां दोनों ही पदों की प्रधानता हो, और एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि जहां दोनों को छोड़ के किसी अन्य पद की क्या हो? प्रधानता हो। तो इस आधार पे अन्य पद की प्रधानता वाली स्थिति नंबर 4। एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहां किसी भी प्रकार के पद की कोई भी प्रधानता नहीं हो, उसको स्थिति नंबर 5। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के भेद माने गए हैं, वो माने गए हैं 5, कि पूर्व पद की जहां प्रधानता होगी वो समास कहलाएगा मित्रों अव्ययभाव समास। कौन सा समास? अव्ययभाव। प्रायणः पूर्व पदार्थ प्रधानो अविभाव समासा कथ्यते। उत्तर पद प्रधानता जहां होगी वो कहलाएगा तत्पुरुष समास।
और जहाँ दोनों पदों की प्रधानता होगी वो कहलाएगा द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। और जहाँ अन्य पद की प्रधानता होगी वो कहलाएगा बहुव्रीहि समास। और जहाँ किसी भी प्रकार के पद की कोई प्रधानता नहीं होगी वो कहलाएगा केवल समास। कौन समास? केवल समास। इस प्रकार से समास के जो भेद होते हैं वो भेद हो गए 5 कि पूर्व पद की प्रधानता वाला अविभाव समास, उत्तर पद की प्रधानता वाला तत्पुरुष समास, अन्य पद की प्रधानता वाला बहुव्रीहि और उभय पद की प्रधानता वाला द्वंद्व समास और विशेष संज्ञा से मुक्त केवल समास और अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। और तत्पुरुष समास के 2 भेद और भी होते हैं जिसे हिंदी में प्राय अलग पढ़ते हैं कि समानाधिकरण बहुव्रीहि तत्पुरुष समास और व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। इसको अपन बोले हैं समानाधिकरण के 2 भेद आते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु समास। तो इस प्रकार से समास के जो भेद पूछे जाते हैं वो 5 होते हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 होते हैं और सामान्यतः समास के भेद 6 मान लिए जाते हैं। तो ये आपकी सबसे पहले समास की परिभाषा हुई कि समसनम समास है 2 या 2 से अधिक पदों का जो मेल होता है वह मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास शब्द का निर्माण सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय से मिलकर के होता है। समास शब्द में जो लिंग होता है वो होता है पुल्लिंग, और जो सम उपसर्ग अगर होता है तो ये समयक किस अर्थ में होता है? समयक। और अस धातु के साथ घय प्रत्यय मिलता है तो इसका अर्थ हो जाता है संक्षिप्तीकरण, कि जो सही संक्षिप्तीकरण होगा यानी अनेक पदों को मिला के कम से कम पद बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। समास का अगर आपसे पूछ ले कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। समास के अगर भेद पूछ ले तो 5 होते हैं, पूर्व पदार्थ प्रधान अविभाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, उभय पद प्रधान द्वंद्व और अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। ये तो हुई समास के भेदों की बात। अब जो आगे अपन चर्चा करते हैं एक एक समास की अपन चर्चा करेंगे। पहला जो समास आता है वो आता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास प्रायणः पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभाव समासः कथ्यते। कि प्रायणः पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभाव समासः कथ्यते। अव्ययभाव समास की विशेषताएं कौन कौन से हैं? अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय उपसर्ग होता है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय उपसर्ग होता है। अव्ययभाव समास में उत्तर पद
संज्ञावाची शब्द होता है। अविभाव समास में उत्तर पद संज्ञावाची शब्द होता है। अविभाव समास युक्त पद अव्यय बन जाता है। अविभाव समास युक्त पद क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। अव्ययभाव समास के अंत में आने वाले स्वर वर्णों में परिवर्तन। अविभाव समास के अंत में आने वाले स्वर वर्णों में परिवर्तन। अगर ए या आ होंगे तो उनकी जगह क्या कर दोगे? अम। क्या कर दोगे? अम। अविभाव समास युक्त पद जो बनाओगे आप, हालांकि ऐसी स्थिति आपके रीट में नहीं आती है, पर फिर भी ध्यान रखना कि अगर बनाना पड़ जाए तो ए और आ को किस में बदलेंगे? अम में। ई ए आई को किस में बदलेंगे? ई में। ऊ ओ औ को किस में बदलेंगे? ऊ में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कहां कहां प्रयुक्त होता है। अविभाव समास में पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। अविभाव समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। अविभाव समास में उत्तर पद संज्ञावाची शब्द होता है। अविभाव समास युक्त पद अव्यय बन जाता है। अविभाव समास के अंत में आने वाले स्वर वर्णों में अगर परिवर्तन करते हैं तो समास युक्त पद के अंत में अगर ए आ रहे हैं तो उसे अम में बदल देंगे। ई ए आई आ रहा है तो ई में बदल देंगे। ऊ ओ औ आ रहा है तो ऊ में बदल दिया जाएगा। अब देखिए हम एक एक की चर्चा करेंगे। एक सूत्र आता है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी यथा अभाव अतः संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वे योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। ये सूत्र देखिए क्या कहता है। ये 16 अर्थों में सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके कौन कौन से 16 अर्थ हैं उनकी अपने चर्चा करेंगे। 16 अर्थों में अविभाव समास होता है। पहला अर्थ विभक्ति अर्थ में। कौन से अर्थ में? विभक्ति अर्थ में। देखिए, जब भी किसी समास युक्त पद का प्रारंभ, जब भी किसी समास युक्त पद का प्रारंभ आधि उपसर्ग से किया जाए तथा उसके बाद कोई संज्ञावाची शब्द हो जब भी किसी समास पद का प्रारंभ आदि उपसर्ग से किया जाए तथा उसके बाद कोई संज्ञावाची शब्द हो तो संज्ञावाची शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा करके संज्ञावाची शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा करके उसके आगे इति जोड़ देते हैं
देखना, आपके परीक्षा में मान लीजिए आ गया आधी हरी, संज्ञावाची शब्द अपने पढ़ा के अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है या नहीं है। उसके बाद संज्ञावाची पद होता है, दोनों कंडीशन अपनी पूरी हो रही हैं। अब अपन ने पढ़ा कि जब किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ आदि उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई संज्ञावाची शब्द हो तो संज्ञावाची शब्द को तो लिखेंगे सप्तमी में और आदि की जगह क्या लिख दिया जाएगा, इति लिख दिया जाएगा। जैसे हरऊ इति, यह आपका समास विग्रह हो गया। आदि गुरु, तो गुरु का सप्तमी व्यक्ति एकवचन क्या बनता है भाई, गुरु इति। आधि लतम, अब लता का सप्तमी व्यक्ति एकवचन बनता है लतायाम, लतायाम इति। आधि कृष्णम, तो कृष्णे इति। जहां भी आदि उपसर्ग आ जाए उसके बाद संज्ञावाची शब्द हो तो संज्ञावाची शब्द में कौन सी युक्ति लगा दो, सप्तमी युक्ति, और उसका क्या जोड़ दीजिए, इति जोड़ दीजिए। यह आपका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। 2 नंबर अर्थ, उप किस अर्थ में आएगा भाई, समीप अर्थ में। देखिए कि जहां पहले उप है उसके बाद में संज्ञावाची शब्द आ जाए, कि जब किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ उप उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई संज्ञावाची शब्द हो तो संज्ञावाची शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा करके, संज्ञावाची शब्द में कौन सी युक्ति लगा करके, षष्ठी विभक्ति लगा करके उप के स्थान पर क्या लिख देंगे, समीपम। बात पुनः समझ लेना कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ उप उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी युक्ति में लिखेंगे और उप के स्थान पर समीपम लिख दिया जाएगा। जैसे देखिए उपकृष्णम, अब आप देख रहे हो संज्ञावाची पहले अव्यय आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, उसके बाद में संज्ञावाची पद आ रहा है, तो संज्ञावाची पद को पहले लिखेंगे षष्ठी युक्ति में क्या बनता है, कृष्णस्य, और आगे क्या जोड़ दें, समीपम। उप के स्थान पे क्या गया, समीपम। उप गंगम, गंगा का षष्ठी युक्ति एक वचन बनता है गंगायाः, और आगे आ जाएगा भाई समीपम। उपहरि, हरि का षष्ठी युक्ति एक वचन बनता है हरे है, समीपम। कहने का मतलब कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ उप उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिख करके उसके आगे सप्तमी समीपम जोड़ दिया जाएगा। अगला देखिए नंबर 3 अर्थ, समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में आता है भाई सु उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आता है, सु, कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ सु उपसर्ग से किया जाए जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ सु उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी क्या हो, संज्ञावाची शब्द हो, तो संज्ञावाची शब्द को तो लिखा जाएगा षष्ठी में और सु की जगह लिख दिया जाएगा समृद्धि। क्या लिख दिया जाएगा, समृद्धि। कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ सु उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी क्या जाए, संज्ञावाची शब्द आ जाए तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी युक्ति में लिख करके सु के स्थान पे क्या लिख देंगे, समृद्धि। जैसे देखिए
सुमद्रम, तो सु के बाद शब्द आ रहा है, संज्ञा आ रही है, तो मद्राणाम समृद्धि। सुविप्रम, तो विप्राणाम समृद्धि। सुभारतम, भारतस्य समृद्धि। यानी जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ सु उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिख करके उसके आगे समृद्धि जोड़ दिया जाता है। इसके बाद समृद्धि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थ में, व्यर्थी अर्थ में। नंबर 4 व्यर्थी अर्थ में आता है दुस या दुर, कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ दुस या दुर उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए। ध्यान देना मित्रों कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ दुस या दुर उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए तो संज्ञावाची शब्द को लिखेंगे षष्ठी विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में? षष्ठी विभक्ति में। और दुस और दुर की जगह क्या लिख देंगे? व्यर्थी। कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ दुस या दुर उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए तो संज्ञावाची पद को षष्ठी विभक्ति में लिख करके उसके आगे व्यर्थी जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए दुस्सकम, तो सका नाम व्यर्थी, सका नाम व्यर्थी। दुर्यवनम यवना नाम व्यर्थी। दुर्मंगोलम मंगोला नाम व्यर्थी। यानी कहने का सीधा मतलब है कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ दुस या दुर उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिख करके उसके आगे व्यर्थी जोड़ दिया जाता है। आगे देखिए अंतिक्रम्य अर्थ में यथाव्य आता है। भाई कौन सा भी आता है? यथा। कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ यथाव्य से किया जाए और उसके बाद कोई भी क्या जाए? संज्ञावाची शब्द आ जाए। कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ यथाव्य से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए तो संज्ञावाची शब्द को लिखेंगे भाई द्वितीय विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में? द्वितीय विभक्ति में। और यथा की जगह लिख दिया जाएगा अंतिक्रम्य। कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ यथा अव्यय से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए तो संज्ञावाची शब्द को द्वितीय विभक्ति में लिख करके उसके आगे अंतिक्रम में जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए यथाशक्ति, तो यथा से हो रहा है, आगे संज्ञावाची पद आ रहा है, इसको द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे शक्तिम अंतिक्रम्य। यथागति गतिम अंतिक्रम्य। यथा रुचि रुचिम अंतिक्रम्य। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करें? कमेंट बॉक्स में लिखें,
क्योंकि आपके लिए निःशुल्क मार्गदर्शन किया जा रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन कक्षाओं का लाभ मिले, आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। मैं इस चैनल के ऊपर विद्यार्थी हित में निःशुल्क कक्षाओं का क्या कर रहा हूँ, आयोजन कर रहा हूँ। यहाँ से जो आपसे चार्ज लिया जाएगा वो केवल स्टूडियो का चार्ज लिया जाएगा, इनके मैनेजमेंट का चार्ज लिया जाएगा। मैं यहाँ केवल निःशुल्क रूप में विद्यार्थी हित के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद में नंबर 6, अभाव अर्थ में। कौन से अर्थ में? अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में आते हैं वे निस या निर, कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ निस या निर उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए, तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिख करके, कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ निस या निर उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई संज्ञावाची शब्द आ जाए, तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिख करके निस और निर की जगह क्या जोड़ दिया जाता है? अभावः लिख दिया जाता है। कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ निस या निर उपसर्ग से किया जाए, उसके बाद कोई संज्ञावाची शब्द आ जाए, तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिख करके उसके आगे क्या जोड़ देंगे? अभावः जोड़ देंगे। जैसे निर्मक्षिकम, निर से शुरू हो रहा है तो मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम अभावः। निर्मस्कम, निर से और आगे संज्ञावाची शब्द आ रहा है तो क्या बनाओगे? मस्कानाम अभावः। निष्फलम, फलानाम अभाव। यानी जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ निस या निर उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए, तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिख करके उसके आगे अभावः लिख दिया जाता है। आगे देखिए, अगला अर्थ आता है अतय अर्थ में। अतय अर्थ में भी आता है अति। कौन सा उपसर्ग आता है? अति। तो देखिए, जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ अति उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए, कि जब किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ अति उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई संज्ञावाची शब्द आ जाए, तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिख करके, किस में लिख करके? षष्ठी विभक्ति में लिख करके अति के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा? अतय लिख दिया जाएगा। यानी जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ अति उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए, तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिख करके उसके आगे अतय जोड़ देंगे। जैसे देखिए, अति शीतम, अति शीतम। अब संज्ञावाची शब्द आ रहा है, षष्ठी में लिखो, क्या बनेगा? शीतस्य, और आगे क्या आ जाएगा? अतय। शीतस्य अतय। या मैंने आपसे कहा अति हिमम, तो क्या बनाओगे? हिमस्य अतय, हिमस्य अतय। मैंने आपसे कहा अति ग्रीष्मम। अब आप देख रहे हो यहाँ से अति के बाद संज्ञावाची शब्द आ रहा है, षष्ठी युक्ति लगा देंगे और क्या बनाओगे?
ग्रीष्मस्य अतये, ग्रीष्मस्य अतये। तो अब देखिए, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि यथा अभाव अतय असंप्रति। अगला जो अर्थ आता है वो कौन सा अर्थ आता है? असंप्रति अर्थ में। असंप्रति अर्थ में भी कौन आएगा? अति उपसर्ग ही आएगा। अब आप कहोगे कि यहां भी अति आ रहा है और यहां भी अति आ रहा है, दोनों जगह अति आएगा, तो हम पहचान कैसे करेंगे? तो ध्यान देना कि अगर अति के बाद कोई संज्ञावाची शब्द आता है तब तो आपको अतय अर्थ ग्रहण करना है, और अति के बाद कोई क्रिया सूचक शब्द आता है, अति के बाद जब कोई क्रिया सूचक शब्द आता है जो किसी क्रिया का ज्ञान करवा रहा हो, तो वहां असंप्रति अर्थ लिया जाएगा। और इस प्रकार के पदों का समास विग्रह करते समय क्रिया सूचक शब्द को मूल रूप में लिख करके, मूल रूप में लिख करके अति के स्थान पर संप्रति न युज्यते लिखा जाता है। कि जब भी किसी समास पद का प्रारंभ अति उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई क्रिया सूचक शब्द आ जाए, तो क्रिया सूचक शब्द को मूल रूप में लिख करके अति के स्थान पर संप्रति न युज्यते लिख दिया जाता है। जैसे देखिए, अति रोदनम, तो क्या जाएगा? रोदनम संप्रति न युज्यते, रोदनम संप्रति न युज्यते। अति हसनम, जैसा है वैसा का वैसा लिख दीजिए, हसनम संप्रति न युज्यते। अति पठनम, पठनम संप्रति न रुज्यते। तो कहने का मतलब कि अति दो अर्थों में हो गया, एक तो अतय अर्थ में और दूसरा संप्रति अर्थ में। तो इसी के साथ आगे चर्चा करते हैं। अगला जो अर्थ आता है वो आता है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। कौन से अर्थ में? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। देखिए, जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ इति उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई संज्ञावाची शब्द आ जाए, जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ किससे किया जाए? इति अव्यय से किया जाए, और उसके बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए, तो मूल संज्ञावाची शब्द को लिख करके, मूल संज्ञावाची शब्द को लिख करके इति के स्थान पर शब्द से प्रादुर्भाव या शब्द से प्रकाशः लिख दिया जाता है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। इति के बाद अगर संज्ञावाची शब्द आ रहा है तो संज्ञावाची शब्द को तो मूल रूप में लिखना है, जो उसका मूल शब्द होगा उस शब्द को लिखना है, और उसके बाद आपको या तो शब्द से प्रादुर्भाव जोड़ देना है या शब्द से प्रकाशः जोड़ देना है। जैसे मैंने आपसे कहा इति हरि, अब हरि है तो हरि शब्द से चाहे प्रादुर्भाव जोड़ दो और चाहे प्रकाशः जोड़ दो। मैं कह दूं इति रामम, मूल शब्द राम है इसमें, तो राम शब्द से प्रादुर्भाव है। इति लतम, लतम में मूल शब्द लता है, तो लता शब्द से
प्रादुर्भाव है। कहने का मतलब कीति के बाद जब भी संज्ञावाची शब्द आएगा तो उसके मूल रूप को लिख दीजिए और उसके बाद क्या जोड़ दीजिए, शब्द से प्रादुर्भाव जोड़ दीजिए। इसके बाद अगले नंबर 10, अव्यम विभक्ति समीप समर्थी व्यर्थी यथा अभाव अतः संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात। पश्चात अर्थ में कौन से अर्थ में भाई, पश्चात अर्थ में, कि जब भी किसी पश्चात अर्थ में आता है अनु, अनु, कि जब भी किसी समास उत्पत्ति का प्रारंभ अनु उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई संज्ञावाची शब्द आ जाए। संज्ञावाची कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा आ जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए। तो संज्ञावाची शब्द को तो लिखेंगे अपन षष्ठी विभक्ति में और अनु की जगह क्या जोड़ देंगे, पश्चात। क्या जोड़ देंगे, पश्चात। जैसे देखिए मैंने आपसे कहा अनु विष्णु, तो षष्ठी युक्ति में विष्णु का बनता है विष्णु हो पश्चात। मैंने आपसे कहा अनु हरि, तो हरि का षष्ठी रूप बनता है हरे पश्चात। अनुलतम, तो लता का षष्ठी बनता लतायाः, लतायाः पश्चात। तो अनु के बाद जब भी संज्ञावाची शब्द आ जाए तो संज्ञावाची शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिख करके अनु के स्थान पर क्या जोड़ देंगे, पश्चात जोड़ देंगे। अनु का अगला जो रूप आता है वह आता है योग्यम अर्थ में। योग्यम अर्थ में, योग्यम अर्थ में आप मित्रों देखिए कि अनु के बाद जब भी भाववाचक संज्ञा आ जाए, अनु के बाद जब भी भाववाचक संज्ञा आ जाए तो भाववाचक संज्ञा को तो लिखेंगे षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में, और षष्ठी विभक्ति के बाद अनु के स्थान पर लिख देंगे योग्यम। क्या लिख देंगे, योग्यम। यानी अनु के बाद जब व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी तब तो पश्चात अर्थ में, और अनु के बाद जब भाववाचक संज्ञा आएगी तो योग्यम अर्थ में। तो जैसे बनेगा अनुरूपम, तो रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम। अनुगुणम, गुणस्य योग्यम। यानी अनुरूपम यानी रूपस्य योग्यम, अनुगुणम यानी गुणस्य योग्यम। अब अगला जो आता है अनु का एक और आता है अनुपूर्वेण अर्थ में। कौन से अर्थ में, अनुपूर्वेण अर्थ में, कि अनु के बाद जब व्ययवाचक शब्द आ जाए, अनु के बाद क्या आ जाए, व्ययवाचक शब्द। व्ययवाचक शब्द कौन से होते हैं, जो किसी अवस्था को प्रतीत बता रहे हों, जो किसी अवस्था का हमें ज्ञान करवा रहे हों, वो शब्द कौन सा होगा, व्ययवाचक शब्द होगा। तो इस व्ययवाचक शब्द को तो लिखेंगे भाई षष्ठी में, और अनु की जगह लिखेंगे अनुपूर्वेण। क्या लिखेंगे, अनुपूर्वेण। जैसे मैं आपसे कहता हूं अनुवरिष्ठम, वाक्य क्या आ गया, उदाहरण अनुवरिष्ठम आ गया, तो क्या बनाओगे, वरिष्ठस्य अनुपूर्वेण, वरिष्ठस्य अनुपूर्वेण। मैं आपसे कह दूं अनुज्येष्ठम, तो क्या बनाओगे, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ज्येष्ठस्य
अनुपूर्वेण। अनु के 3 अर्थ हो गए। एक तो पश्चात अर्थ में, यानी अनु के बाद जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी तो पश्चात अर्थ होगा। अनु के बाद अगर भाववाचक संज्ञा आ जाएगी तो योग्यम अर्थ होगा। और अनु के बाद कोई अवस्था सूचक शब्द आ जाए, वह वाचक शब्द आ जाए तो अनुपूर्वेण अर्थ होगा। एक अर्थ हो रहा है विप्सा अर्थ में। कौन से अर्थ में? विप्सा अर्थ में। विप्सा अर्थ में जो उपसर्ग आता है वो आता है प्रति। क्या आता है? प्रति। कि प्रति उपसर्ग के बाद कोई भी संज्ञावाची शब्द आ जाए, कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ प्रति उपसर्ग से किया जाए और उसके बाद कोई संज्ञावाची शब्द आ जाए तो संज्ञावाची शब्द को तो लिखेंगे द्वितीया या सप्तमी। द्वितीया या सप्तमी। और प्रति के स्थान पर अगर द्वितीया ले रहे हो तो प्रति का प्रति आएगा, और अगर सप्तमी ले रहे हो तो क्या जाएगा? इति। विप्सा का मतलब होता है किसी भी शब्द को 2 बार लिखना। किसी भी शब्द को 2 बार लिखना। जैसे मैंने आपसे कहा प्रतिदिनम, संज्ञावाची शब्द दिन है तो दिन को 2 बार लिख दो। दिनम, दिनम प्रति। और इसको अगर सप्तमी में आप लिख रहे हो तो दिने, दिने, और आगे क्या आ जाएगा? इति। प्रतिजनम, प्रतिजनम, तो इसका क्या बनेगा भाई? जन्म, जन्म प्रति, और सप्तमी में लोगे तो जने, जने इति। जने, जने इति। तो ये आपका विप्सार्थ हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में आगे जो चर्चा आती है, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथा अभाव अतः संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वे योग पद्य। योग पद्य अर्थ में ध्यान देना कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ कौन से वे से किया जाए? स से। और उसके बाद कोई भी जातिवाचक संज्ञा आ जाए, कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ स अव्यय से किया जाए और उसके बाद कोई भी जातिवाचक संज्ञा आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा को लिखेंगे तृतीय युक्ति में, और स की जगह युगपत या सहितम लिख दिया जाएगा। कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ स अव्यय से किया जाए उसके बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा को तृतीय युक्ति में स की जगह युगपत या सहितम लिख दिया जाएगा। जैसे स चक्रम, तो चक्रेण सहितम या युगपत लगा सकते हैं। सगदम, गदया सहितम, गदया सहितम। उसके बाद अगला अर्थ आता है सादृश्य अर्थ। सादृश्य अर्थ में भी कौन सा अव्यय आता है भाई? स अव्यय के बाद जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए, कौन सी संज्ञा आ जाए? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को तो लिखेंगे भाई षष्ठी विभक्ति में, और स की जगह लगाया जाएगा भाई सादृश्य। क्या लगाया जाएगा? सादृश्य। यानी जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ स अव्यय से किया जाए और उसके बाद कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को षष्ठी विभक्ति में और स की जगह सादृश्य। जैसे मैंने कहा स हरि, हरि व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो क्या बोलेंगे हरे सादृश्य। स विष्णु तो विष्णु सादृश्य। स रामम रामस्य सादृश्य। संपत्ति अर्थ में संपत्ति अर्थ में कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ स अव्यय से किया जाए और उसके बाद कोई वर्णवाची शब्द आ जाए, कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ स अव्यय से किया जाए और उसके बाद कोई वर्णवाची शब्द आ जाए तो वर्णवाची शब्द को लिखेंगे षष्ठी में और स की जगह जोड़ा जाएगा संपत्ति। क्या जोड़ा जाएगा? संपत्ति। जैसे सछत्रम, वर्ण चार होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो छत्राणाम संपत्ति, छत्राणाम संपत्ति। मैं कहूं स विप्रम तो विप्राणाम संपत्ति। एक अर्थ आता है साकल्य, साकल्य अर्थ में भी सव्य आता है। सव्य के बाद जब भी वनस्पति सूचक शब्द आ जाए, क्या आ जाए? वनस्पति सूचक शब्द आ जाए तो वनस्पति सूचक शब्द को द्वितीय विभक्ति में लिख करके, कौन सी विभक्ति में? द्वितीय विभक्ति में लिख करके स की जगह अपि अपरित्यज्य लिख दिया जाएगा। अपि अपरित्यज्य लिख दिया जाएगा। जैसे स तृणम, तो क्या बनाओगे? तृणम अपि अपरित्यज्य। स मूलम, मूलम अपि अपरित्यज्य। और अंतिम जो आता है इसका स का और अविभाव समास का, वो आता है अंत अर्थ में। अंत अर्थ में कि जब भी किसी समासयुक्त पद का प्रारंभ स अव्यय से किया जाए और उसके बाद किसी पुस्तक का नाम आ जाए, किसी पुस्तक का नाम आ जाए तो पुस्तक के नाम को लिख करके, पुस्तक का नाम लिख करके स के स्थान पर पर्यंतम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? पर्यंतम। साग्नि, अग्नि पुराण है तो अग्नि ग्रंथ, आगे क्या जोड़ दो? पर्यंतम। स रामायणम, रामायण ग्रंथ पर्यंतम आ जाएगा। तो देखिए स के 5 अर्थ हैं। पहला युगपद्य अर्थ कि स के बाद जब भी जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी तो जातिवाचक संज्ञा को तृतीय विभक्ति में और उसके आगे युगपत या सहितम जोड़ दिया जाएगा। दूसरा अर्थ है स के बाद जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को षष्ठी विभक्ति में और स की जगह सादृश्य। तीसरा संपत्ति अर्थ में कि स के बाद जब भी वर्णवाची शब्द आ जाएगा तो वर्णवाची शब्द को षष्ठी विभक्ति में और स के स्थान पे संपत्ति। साकल्य अर्थ है स के बाद जब भी वनस्पति सूचक शब्द आ जाएगा तो वनस्पति सूचक शब्द को द्वितीय विभक्ति में और स के स्थान पे अपि अपरित्यज्य। अंतिम अर्थ है अंत अर्थ में स के बाद किसी भी पुस्तक या ग्रंथ का नाम आ जाता है तो पुस्तक या ग्रंथ के नाम को लिख करके उसके आगे पर्यंतम जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से यह विभाव समास के 18 भेद हुए और बाकी चर्चा करेंगे हम आगामी कालांश में।